नमस्कार। आज के जीव विज्ञान शिक्षण में मैं ब्रिजभूषण, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 मानव जनन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी चर्चा के बिंदु हैं मानव जनन की घटनाएं, पुरुष जनन तंत्र, प्राथमिक जनन अंग यानी कि वृषण एवं द्वितीयक लैंगिक अंग। तो सबसे पहले मानव जनन की कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, कुछ आधारभूत घटनाओं को समझ लेते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। तो मानव जनन में सबसे पहले आता है युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का निर्माण। हम जानते हैं कि हमारे शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, वह जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं उन्हें युग्मक कहते हैं, और इन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। अगला चरण होता है वीर्यसेचन, अर्थात स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। अगला चरण होता है निषेचन, यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलना। अगला चरण है अंतररोपण, यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। इसके बाद अगला चरण है गर्भावधि, यानी कि भ्रूण का परिवर्धन। एवं अंतिम चरण होता है प्रसव, जब शिशु का जन्म होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि मानव जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले चरण होता है युग्मक जनन, और युग्मकों का निर्माण होता है जनन अंगों में। तो हम पहले पुरुष जनन तंत्र को पढ़ेंगे और उसके बाद मादा जनन तंत्र को यानी स्त्री जनन तंत्र को पढ़ेंगे। तो मानव की पुरुष प्रजनन प्रणाली में शामिल हैं प्राथमिक जनन अंग, जो है एक जोड़ी वृषण, तथा द्वितीयक जनन अंग, जो होते हैं वाहिनी प्रणालियां, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननांग। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे इन्हें इमेज की हेल्प से। तो सबसे पहले समझते हैं वृषण, जो हमारा प्राथमिक जनन अंग होता है। तो वृषण वृषण कोश नामक थैली में पेट की गुहा के बाहर स्थित होते हैं, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में। और वृषण कोश शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक तापमान प्रदान करते हैं, जो शरीर के तापमान से 2.0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। प्रत्येक वृषण आकार में अंडाकार होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, और इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर हो सकती है एवं चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और अगर मोटाई की बात करें तो प्रत्येक वृषण 3 सेंटीमीटर मोटाई में होता है। वृषण एक घने आवरण से ढका होता है, जिसे ट्यूनिका अल्बुजेनिया कहा जाता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। इसको इमेज से समझिए। तो यहां पर आपको वृषण दिखाई दे रहा है। इस वृषण के अंदर जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं 250 के आसपास कक्ष होते हैं, और प्रत्येक कक्ष में यानी कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उनमें 1 से 3 कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं, यानी कि प्रत्येक वृषण में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेंगे शुक्राणु। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अनुप्रस्थ काट है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें हम शुक्राणुओं को देख सकते हैं। ये हैं इसके अंदर बन रहे शुक्राणु। अब समझते हैं शुक्रजनक नलिकाओं को, जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिनमें पहली है नर जर्म कोशिकाएं या शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और दूसरी कोशिकाएं जो शुक्रजनक नलिका में होती हैं वो हैं सर्टोली कोशिकाएं, जो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। जर्म कोशिकाओं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को पोषण देती हैं। यहां पर हम देख सकते हैं
ये जो कोशिकाएं हैं ये हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये पूरी काट हमें दिखाई दे रही है शुक्रजनक नलिका की, और इसमें हमको स्पर्मेटोगोनिया यानी कि नरजन्म कोशिकाएं या शुक्राणुजनक भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स होती हैं। तो जहां पर आपको ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है जिसे रेड जोन में दिखाया गया है, वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें पाई जाती हैं अंतराली कोशिकाएं जिन्हें हम कह सकते हैं लीडिंग कोशिकाएं। और अंदर की तरफ हम जानते ही हैं कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स इसमें पाई जाती हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं पुरुष हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, जिनमें से टेस्टोस्टेरोन प्रमुख होता है। अब समझते हैं पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं। ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले विषण जालिकाएं यानी कि रेटेटेस्टिस, उसके बाद आती है शुक्रवाहिकाएं यानी वास एफेरेंशिया, उसके बाद अधिवृषण यानी एपिडिडिमिस, और अंत में शुक्रवाहक यानी वास डेफेरेंस। इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले विषण जालिकाएं यानी कि रेटेटेस्टिस। तो विषण में छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल होता है जो शुक्राणुओं को अंडकोश से एपिडिडिमिस तक लेकर जाने में मदद करता है, और इसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। यहां पर आप देख पा रहे हैं विषण जालिका है। ये यहां पर विषण है, विषण कोश है, और जो विषण कोश के चारों ओर पतला जाल है उसे कहते हैं विषण जालिका। और इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को वृषण से एपिडिडिमिस तक लेकर जाना यानी अधिवृषण तक लेकर जाना। इसके बाद आती है शुक्रवाहिकाएं यानी कि वास एफेरेंशिया। तो वास एफेरेंशिया कई अत्यधिक जटिल नलिकाएं हैं जो रेटेटेस्टिस से निकलती हैं और एपिडिडिमिस का शीर्ष भाग बनाती हैं। तो जहां पर विषण जालिकाएं समाप्त होती हैं वहां से शुक्रवाहिकाएं प्रारंभ होती हैं यानी कि वासा एफेरेंशिया। और ये एक तरह का कनेक्शन है विषण जालिका और अधिवृषण के बीच, और ये एपिडिडिमिस का हेड रीजन बनाती हैं। अगली सहायक नलिका है अधिवृषण यानी एपिडिडिमिस। तो एपिडिडिमिस का कार्य परिपक्वता के लिए शुक्राणुओं को संग्रहित करना और फिर उन्हें वास डेफरेंस तक लेकर जाना, यही कार्य है एपिडिडिमिस का। यह एक कुंडलित नली है जो वास एफेरेंशिया के माध्यम से वृषण से जुड़ती है। अगली सहायक नली है शुक्रवाहक यानी कि वास डेफरेंस, जिसका प्रमुख कार्य है शुक्राणु को एपिडिडिमिस से स्खलन नली में लेकर जाना। तो यहां पर हमने विषण जालिका को समझ लिया, शुक्रवाहिका जान ली, अधिवृषण समझ लिया, और उसके बाद है वासा डेफरेंस यानी कि शुक्रवाहक। और इसका काम है शुक्राणुओं को एपिडिडिमिस से स्खलन नली में ले जाना। तो अब शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, और ये विभिन्न नलियों से होते हुए ही स्खलन मार्ग तक जाते हैं। हम एक बार इस मार्ग को फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले शुक्रजनक नलिकाएं जहां निर्माण होता है शुक्राणुओं का, उसके बाद वो पहुंचते हैं रेटेटेस्टिस तक, और वहां से होकर वो पहुंचते हैं वास एफेरेंशिया, जिसके माध्यम से वो जाते हैं एपिडिडिमिस में। इसके बाद शुक्राणु पहुंचते हैं वास डेफरेंस में। इसके बाद शुक्राणु वास डेफरेंस से स्खलन नली में प्रवेश करते हैं और अंत में मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकलते हैं। अब हम समझते हैं नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों को। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली की सहायक ग्रंथियों में शामिल हैं एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि एवं एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां, जिन्हें हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये वे ग्रंथियां, वे ग्लैंड्स हैं जो जनन की प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेती बल्कि उसमें सहायता करती हैं। इन सहायक ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय यानी सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जिसमें फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम
होते हैं। इसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिशन यानी कि पेनिस में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। बाहरी जननांग, जनन तंत्र में वे अंग जिनसे लैंगिक संपर्क संभव हो पाता है उन्हें कहते हैं बाहरी जननांग या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। शिशन पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शिशन यानी पेनिस के उठान यानी कि इरेक्शन में सहायता प्रदान करते हैं तथा वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन को सुगम बनाते हैं। शिशन का अंतिम भाग शिशन मुंड यानी कि ग्लांस पेनिस कहलाता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये संरचना बाहरी जननांग है यानी कि शिशन, और इसका सबसे अगला भाग शिशन मुंड यानी कि ग्लांस पेनिस कहलाता है, जिस पर एक ढीली त्वचा का कवर होता है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। तो ग्लांस पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है फोर स्किन की। इसके अतिरिक्त ये जो मांसपेशियां हैं शिशन में, इनका कार्य होता है शिशन को इरेक्शन प्रदान करने में सहायता करना ताकि वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन को आसान बनाकर शुक्राणुओं को मादा के जनन भाग में प्रवेश कराया जा सके। तो अब जानते हैं कि आज की कक्षा में हम कितना सीख पाए हैं। आपके लिए कुछ मूल्यांकन प्रश्न हैं। सबसे पहले, नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? और हम इसका उत्तर जानते हैं, वो है वृषण। इसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए और है कि प्रत्येक वृषण में कितने चैम्बर यानी कि कोश होते हैं? और ये भी हमने जाना था प्रत्येक वृषण में कोषों की संख्या होती है 250। तो आज के शिक्षण में हमने चर्चा की मानव जनन की घटनाएं, पुरुष जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग, और आज के शिक्षण के आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य है। अपने पास के किसी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछकर समझने का प्रयास कीजिए कि लैंगिक संपर्क से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आशा है आज की कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक रही होगी। अगली कक्षा में हम इसी अध्याय के अगले भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।